डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपने क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रो एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे, जो कि जिस भी स्टूडेंट ने वो लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए एंड सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रो में क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट के लेक्चर्स में क्या पढ़ा था और इससे रिलेटेड हम क्या क्या कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में। देखो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है फंक्शन। फंक्शन को बताने से पहले कि एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है, मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट के बारे में रिकॉल करवाना चाहूंगी, ताकि आप लोगों को वो चीज इंटर रिलेट कर सके और आपको वो चीज आसान लगे। देखो, सबसे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज में, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आता है, जो हमने सेट्स पढ़े थे, सेट्स क्या होते हैं, एंड देन हम डील करते हैं हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जिसे डिनोट किया जाता था ए क्रॉस बी से। देन हम डील करते थे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फंक्शन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, सेट्स क्या होते हैं। सेट्स आप लोगों को बताया था, सेट एक कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। एक तरह से जैसे कि हम बोले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन 10th क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन 12th क्लास, तो नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल। तो इस तरह की ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जिसे अच्छे से डिफाइन किया जा सके। देखो, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास सेट्स की डेफिनेशन आती है। उसके बाद आपने क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे कि मैम ए और बी क्या था, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा। ए भी आप लोगों के पास कोई सेट होता था एंड बी भी आप लोगों के पास कोई सेट होता था। मान लीजिए आपके पास ए सेट के अंदर कोई 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के अंदर आपके पास कोई ए बी एंड सी एलिमेंट्स हैं। अगर आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, तब आप क्या करते हो कि एक जो सेट पहले आता है, उसके सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर सेकंड वाले सेट के साथ बैठाते हैं। जैसे कि देखो, पहले 1 की कलेक्शन होगी सभी के साथ, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 एलिमेंट, क्योंकि इसमें 2 है, तो 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, इसी तरह से 2 कोमा सी, और उसके बाद हम लेते हैं लास्ट 3 एलिमेंट। इसमें क्या होता है, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी एंड 3 कोमा सी। ये हमारे पास आ जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात आती है बेटा रिलेशन की। रिलेशन भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज 1.1 में। रिलेशन हम अच्छे से पढ़ के आए थे। रिलेशन क्या होता है कि आप लोग रिलेशंस बता देते हैं सेट्स के बीच में, कि पहला सेट दूसरे सेट के साथ इस तरह से रिलेटेड है। मान लीजिए मैंने आपको कोई रिलेशन डिफाइन किया, फ्रॉम सेट ए टू बी, इसी तरह से लिखते थे कि किसी एक सेट से एलिमेंट्स उठाते थे और उसका रिलेशन सेट बी के साथ बताते थे। अब इसमें देखो, जिसमें सेट ए को बोला जाता है बेटा डोमेन, और जो आपके पास सेट बी आता है, यानी कि जो रिलेशन बनाएगा कहीं ना कहीं, वो होता है आपके पास कोडोमेन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने आपको पास रिलेशन में कोई एक एलिमेंट दिखाए, 2,4, 3,9, 4,16 एंड 5,25। मैंने ये एलिमेंट्स आपके रिलेशन में देखे हैं। अब ध्यान से देखना, अगर आप इनको ध्यान से देखो, तो आपको देखने से लगेगा कि जो 2 है और 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर आप 3 और 9 का रिलेशन देखो, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू 9। और इसी तरह से अगर हम 16 को देखो, तो 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। और इसी तरह से अगर 5 और 25 को देखो, तो 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास x और y जो कि रिलेशन में आए हैं कहीं ना कहीं से, y इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर है कि y जो होगा वो x का स्क्वायर होगा, जहां पर फॉर ऑल रिलेशन आर आपके पास डिफाइंड है x कोमा y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग करता है सेट ए से एलिमेंट्स, और जो y है वो आपके पास बिलोंग करते हैं b के एलिमेंट से। ये जो आप फॉर्म पढ़ के आते थे बेटा, ये आती थी आपके पास रिलेशन की फॉर्म। आई होप सो सभी सभी स्टूडेंट्स को रिलेशन, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा था, वो भी एक रिलेशन है। तो आज के ये हमने रिकॉल किया है पिछले वाले चैप्टर्स का, कि सेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। इस तरह से हम रिलेशन डिफाइन करते थे, और हम पूरी एक्सरसाइज हमारे पास बेस्ड थी
वो थी बेटा हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पढ़ के आते थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा फंक्शन। अब फंक्शन देखो क्या होता है, फंक्शन भी आपका एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। देखो फंक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी नंबर ऑफ डेफिनेशंस निकाल सकते हैं बाय जिस बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, जिस बेस पे आपके एनसीईआरटी बुक में डिफाइन किया गया और जिस तरह से रिलेशंस बनाता है। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन। अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर, इसमें क्या खासियत होती है कि जहां पर आपकी जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, डोमेन इज नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। अब मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन जो होता है वो एक तरह से स्पेशल टाइप रिलेशन की ही होता है बेटा। वहां पर क्या शर्त होती है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास नॉट रिपीट होने चाहिए। अब यहाँ से देखो जो भी हम, अब यहाँ देखो आपको पता है कि जो ये 2 है, इधर से 3 है, इधर से 4 है और इधर से 5 है। जो आपके पास 2, 3, 4 और 5 है वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स है। डोमेन बेटा वो होता है जहां से हमारे पास एलिमेंट्स उठाए जाते हैं एंड उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, देन वो सेट बी के अंदर कहीं ना कहीं जाते हैं। तब 2, 3, 4 और 5, अब ये देखो सभी एलिमेंट्स 2, 3, 4 और 5 सभी एलिमेंट्स अलग अलग हैं। कहने का मतलब 2, 3, 4 और 5 ये एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करते, और ये जो सभी एलिमेंट्स आते हैं वो आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके पास क्या है, डोमेन है, और इसका रिलेशन इसने किसके साथ बनाया, बी के साथ। तो हम क्या कहेंगे, अब इसमें देखो सभी एलिमेंट्स डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास फंक्शन बन जाएगा। ये वाला रिलेशन, जो हमने ये वाला रिलेशन डिफाइन किया है, ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। और इसमें एक बात और होती है बेटा, नोट करके लिखना, जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं, सभी की सभी, ऑल फंक्शंस कैन बी रिलेशन, क्योंकि वो रिलेशन से ही कहीं ना कहीं निकल कर आते, क्योंकि वो एक तरह से रिलेशन ही होता है। बट ऑल रिलेशंस कैन नॉट बी फंक्शंस। क्या कहेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं बेटा वो आपके पास क्या होंगे कि सभी की सभी क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। बट अगर आप उल्टा करना चाहो कि ऑल जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस, वो आपके पास फंक्शन भी बनेंगे, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। कुछ हो सकते हैं रिलेशंस फंक्शंस बन जाएं, लेकिन सभी नहीं होंगे। लेकिन जो सभी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, रिलेशन होंगे। आप ये भी बात कह सकते हैं कि फंक्शन कहीं ना कहीं सबसेट होता है आपके पास रिलेशन का। फंक्शन पूरा का पूरा आपके पास सेट भी हो सकता है और उसका सबसेट भी हो सकता है इसका, रिलेशन का। अब जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया था 2, 4, 3, 9, 4, 16 एंड 5, 15। मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन में एलिमेंट्स आते हैं जिसमें आपके पास क्या है, 2, 4 और 5 और 25। अब इसमें अपने रिलेशन के कुछ एक एलिमेंट्स है जो फंक्शन में लाई कर रहे हैं, यानी कि आपके पास रिलेशन से कुछ एक एलिमेंट्स है जो फंक्शंस में डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज प्रॉपरली कंटेन कर गया हमारे पास रिलेशन आर के अंदर। और कुछ एक फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जो पूरे के पूरे सेट्स को लेंगे, जैसे कि 2, 4, 3, 9, 4, 16 एंड 5, 25। अब इसके अंदर क्या आते हैं, सभी एलिमेंट्स। तो हम यहाँ कहेंगे कि पूरा का पूरा फंक्शन ही किसके बराबर हो गया बेटा, आपके पास रिलेशन के बराबर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम अपने फंक्शन का, जिससे ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से डिफाइन हो जाए। मान लीजिए मैंने कोई एक रिलेशन डिफाइन किया 1, 2, 1, 5, 2, 3, 4, 6। मैंने एक रिलेशन ये डिफाइन किया है। अब इसमें देखना, यहाँ पर जो फर्स्ट वाली एंट्रीज होती हैं, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स उठाए हैं। क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन डिफाइंड होता है फ्रॉम वो ए सेट टू बी सेट होता है, इसे हम डोमेन बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, को डोमेन हो जाता है। तो अब ये देखो जो डोमेन वाली एंट्रीज है आपके पास 1, 1, 2 और ये 4। तो यहाँ पे ये देखो 1, 1, 2, 4। अब इसमें 1 और जो 1 है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि डोमेन्स एलिमेंट आर रिपीटेड। ध्यान से देखना, अब डोमेन्स एलिमेंट्स बेटा अगर रिपीट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, अब हमारे पास जो ये रिलेशन है, दिस इज नॉट फंक्शन। तो आपके पास क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डोमेन के एलिमेंट्स को रिपीट कर रहा है। इसी के बराबर में अगर हम एक एग्जांपल और मान लेते हैं बेटा 1, 2,
2,3, 4,5 एंड 6,7। मान लीजिए आपने ये कोई रिलेशन डिफाइन किया है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें डोमेन का एलिमेंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। क्या कहोगे? मान लीजिए आपने कोई सेट ए लिया तो इसमें 1, 2, 4 और 6 ये एलिमेंट्स है। ऑल एलिमेंट्स क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग है, सेम नहीं है। देयरफॉर जो रिलेशन आर है वो आपके पास क्या हो जाएगा? इज अ फंक्शन, क्योंकि उसके डोमेन्स के एलिमेंट्स क्या है बेटा? इन डोमेन। यहाँ पे लिख लो। आप कहोगे कि कहाँ के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है? डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है सभी अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो हम वहां से कहेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा? जो ये रिलेशन है वो फंक्शन बनाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो रिलेशन था वो फंक्शन नहीं था, क्योंकि उसकी जो डोमेन्स में जो 1 और 1 की एंट्री थी वो 2 बार आ रही थी, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास रिलेशन फंक्शन नहीं बनाएगा। अब बात आते हैं कि बेटा रिलेशन की एक डेफिनेशन और होती है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी एनसीईआरटी में भी अच्छे से डिफाइन की गई है। आप डेफिनेशन नंबर 5 को देख सकते हैं। देखते हैं क्या कहता है वो। देखो, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। किसी रिलेशन है, कोई रिलेशन एफ नाम से डिफाइन किया गया है, किसी एक सेट ए से सेट बी की तरफ, उसको फंक्शन बोला जाएगा। उसको फंक्शन बोला जाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, और इमेज यूनिक इमेज लिखो बेटा आप, यूनिक इमेज इन सेट बी। इन सेट बी, देखो इसमें क्या कहा उसने? किसी रिलेशन, कोई रिलेशन आपने एफ नाम से डिफाइन किया है कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? जब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले वाले यानी कि जिसको हम डोमेन बोलते हैं, उसका हर एक एलिमेंट वन एंड ओनली वन इमेज रखे, किसमें? सेट बी के अंदर। अब हम करेंगे इसे एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम क्या होता है वो आप लोगों ने 11th क्लास में देखा है। बहुत इजी होता है और बहुत सिंपल भी होता है। देखो एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एरो डायग्राम बनाया। ये आपके पास फ्रॉम ए टू बी, ये आपके पास सेट ए है, ये दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। यहाँ से यहाँ तक आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन की मैपिंग फ्रॉम ए टू बी दी गई है। इसमें हम मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। इसी के मुकाबले आपको बी में दिए हुए एलिमेंट ए, बी, सी, डी। ठीक है, आपको ये एलिमेंट्स, एक एलिमेंट और मान लेते हैं यहाँ पे ई। आपको सेट ए में एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, और सेट बी में एलिमेंट दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, ए। अब मान लीजिए आपके पास 1 की इमेज ए के साथ बनती है, 2 की इमेज बी के साथ बनती है, 3 की इमेज सी के साथ बनती है, 4 की इमेज डी के साथ बनती है। यहाँ से अभी ये वाला अभी एलिमेंट ई हटाते हैं, पहले इसको आसानी से सिंपल से समझते हैं। देखो बेटा, जो आपको डेफिनेशन ऊपर दी गई है, जो डेफिनेशन बेटा आपको ऊपर दी गई है उसी से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आपको रिलेशन एफ डिफाइन किया गया है? जी हाँ मैम, डिफाइन किया गया है। कहाँ से किया गया? फ्रॉम सेट ए से सेट बी। ये रहा मैम, आपने लिखा हुआ है कि कोई रिलेशन एफ है जो ए से बी की तरफ डिफाइन किया गया है, उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? इसे ही फंक्शन कब कहा जाएगा? इसे हम फंक्शन कब कहेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये रहे एवरी एलिमेंट 1, 2, 3, 4, जब इसका हर एक एलिमेंट वन एंड ओनली वन का मतलब होता है ओनली वन सिंगल यूनिक इमेज रखता होगा सेट बी के अंदर। अब रखता है हमारे पास, देखो हमने एग्जांपल लिया है, 1 की इमेज ए बना रहा है, 2 इमेज हमारे पास बी रख रहा है, और 3 इमेज आपके पास सी रख रहा है, और जो 4 इमेज है बेटा वो आपके पास डी रख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब इसने हर एक एलिमेंट्स ने, सेट ए के हर एक एलिमेंट ने यूनिक इमेज रखी हुई है, तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? एक फंक्शन बन जाएगा। और इसे हम लिख भी कैसे सकते हैं? इसे आप आसानी से लिख सकते हो। अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो आपके पास फंक्शन डिफाइन इस तरह से हो जाएगा। देखो 1 कोमा ए, क्योंकि 1 की इमेज ए के साथ बनती है, या से 2 कोमा बी, यानी कि 2 कोमा बी, क्योंकि 2 की इमेज बी से बन रही है। इसी तरह से 3 इमेज क्या रख रहा है? सी, तो यानी कि 3 कोमा सी। और सिमिलरली 4 कोमा डी, यहाँ से 4 कोमा डी हो जाएगा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। तो अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 सबने अलग अलग डोमेन के एलिमेंट्स अलग अलग है, सबने अलग अलग इमेज रखी हुई है, यूनिक इमेज रखी हुई है। तो दिस इज योर, ये आपके पास क्या हो जाएगा? इट इज योर फंक्शन। अब इसी के साथ एक एग्जांपल और देखो बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर और बनाया 1, 2, 3, ए, बी, सी, डी। अब 1 ने इमेज ए को रखा, 2 ने इमेज बी को रखा, 3 ने भी इमेज किसको रखा है? बी को रखा है।
3 ने इमेज को, और यहाँ पे मान लीजिए 4, और 4 ने इमेज सी को रखा हुआ है। अब बेटा ध्यान से देखना, अब बेटा ध्यान से देखना, अब ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम, ये सेट ए से बी, यानी कि फंक्शन हमारे पास रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है। ये आपके पास डोमेन है बेटा, और ये आपके पास हो जाएगी कोडोमेन, ये हो जाएगी आपके पास कोडोमेन। अब ये देखो 1 की इमेज क्या है, ए, यानी कि 1 की इमेज क्या बन रही है, ए के साथ, क्योंकि एरो जिस पर रुकता है, सामने वाला एरो देखना है, वो एरो जिस पे रुकता है वही उसकी इमेज होती है। 1 की इमेज ए हो जाएगी। अब यहाँ से देखो 2 की इमेज बी है, और 3 की इमेज भी बी है, और 4 की जो इमेज है बेटा वो क्या इतनी है, सी है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा, ये देखो 2 की इमेज कितनी जा रही है, बी जा रही है, और ये 3 का जो एरो आप ध्यान से देख रहे हो ये भी किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। तो दो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देख सकते हो ये कोई दो स्टूडेंट्स बैठे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में है। दो बच्चे एक टाइम पे अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए ये भी स्टूडेंट हिंदी का एक पेपर दे रहा है उसी एग्जामिनेशन हॉल में, और ये भी स्टूडेंट हिंदी का पेपर दे रहा है उसी एग्जामिनेशन हॉल में। तो दो स्टूडेंट एक टाइम पे सेम पेपर दे सकते हैं, ये भी अपना एग्जाम दे रहा है और ये भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कोई दो स्टूडेंट, कोई आपके पास दो स्टूडेंट है एक ही टाइम पे एक ही पेपर दे रहे हैं दोनों, ऐसा पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 1 की फॉर्म कंटेन करता है। अब ये हमारे पास पॉसिबल है तो हमारे पास क्या कहेंगे, जो ये हमारे पास रिलेशन डिफाइन हुआ था बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो इसे भी फंक्शन बोला जाएगा। और ऊपर वाली कंडीशन में हर एक एलिमेंट के अलग अलग दूर दूर, यानी कि सिंगल सिंगल था, सब कुछ था, तो ये भी हमारे पास फंक्शन हो गया था। अब बेटा क्या होता है, जब भी हमारे पास एक डेफिनेशन देखो, जब आपके पास हर एक यूनिक एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होती है तो उसे बोला जाता है 1 to 1। 1 to 1 कैसे, यानी कि एक की एक के साथ 1 to 1 कहते हैं ना, कि 1 to 1 आओ भाई, सेम टू सेम, यानी कि 1 to 1 का कंपैरिजन करेंगे हम, एक का ज्यादा से नहीं करेंगे, ज्यादा का एक से नहीं करेंगे, हमारा कंपैरिजन 1 to 1 होगा। तो यानी कि जब 1 to 1 के लिए केसेस डील करते हैं तो हमारे पास उसे बोला जाता है 1 1 फंक्शन। ये हमारे पास एक टाइप होती है, इसे बोला जाता है बेटा 1 1 फंक्शन। इसको अच्छे से ध्यान रखना। एक आता है जब हमारे पास एक, यानी कि अब दो स्टूडेंट्स हैं सेम पेपर दे रहे थे, यानी कि ये मैनी हो गए, एक से ज्यादा हो गए। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी। लेकिन वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही इमेज रख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैनी 1 का कंडीशन हो जाता है। ये वाली जो टाइप होती है बेटा ये आपके पास आती है मैनी 1 टाइप, मैनी 1 फंक्शन होता है। इसी तरह से अब इसकी ये देखो, इसको एक तरह से और बोल सकते हैं हम, चलो इसे अच्छे से करते हैं नेक्स्ट। उसमें देखो आप प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बताएंगे। 1 1 फंक्शन है, मैनी 1 फंक्शन है, एक फंक्शन और होता है बेटा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन भी आगे बताऊंगी, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। देखो अब हम करने वाले हैं 1 1 के लिए। 1 1 के केस में क्या होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेट टू बी 1 1। अभी जैसे एग्जांपल से बताया कि 1 एलिमेंट की, देखो बेटा अभी ऊपर एग्जांपल बताया, अगर डोमेन का हर एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज रखे तो 1 to 1, मतलब उनका 1 to 1 कंपैरिजन हो रहा है, 1 to 1 टॉक हो रही है, 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है, किसी का दूसरे के साथ कोई इंटर रिलेशन नहीं है, सभी अपना अपना यूनिक कनेक्टेड है। तो वही डेफिनेशन बोली 1 to 1 में। अब इसको हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं बेटा, किसी फंक्शन को जो ए से बी में डिफाइन है उसको 1 to 1 कब कहा जाएगा, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक, ये डिस्टिंक्ट लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। अगर हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर यूनिक इमेज रखता है, यानी कि अलग अलग इमेज रखता है सेट बी के अंदर, तो उस फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोला जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दोबारा से एग्जांपल देखो, ये सेट ए डिफाइन किया है, ये सेट बी डिफाइन किया है, इनके बीच में कोई फंक्शन डिफाइन है। यहाँ मान लीजिए हमने लिखा 2 4 और 9। अब 2 का क्यूब मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए m, यहाँ पे n, और यहाँ पे MNO, ये माना। अब हर एक एलिमेंट, यानी कि ये एरोज यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास, मैंने फिर से बताती हूँ, ये आपके पास क्या होती है बेटा, डोमेन होती है। ये आपके पास बेटा क्या होती है, कोडोमेन होती है। और यहीं से एक नया वर्ड और आता है, रेंज। उसे भी अभी बताती हूँ। अभी आपको यहाँ से 1 to 1 का केस समझ में आया, जब डोमेन का हर एक एलिमेंट, जब डोमेन का हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखता है इसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, यानी कि सेट बी के अंदर, तो उसे 1 to 1 फंक्शन बोला जाता है।
और अब ये देखो रेंज क्या होता है, सबसे पहले डोमेन ही लिखते हैं बेटा। अब यहाँ से देखो बेटा डोमेन क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखो 2, 4 और 9, ये आपके पास 2, 4 और 9 डोमेन के एलिमेंट्स। और यहाँ से कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे, कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे बेटा आपके पास एम, एन एंड ओ। इसी तरह से एक रेंज वर्ड और आता है। रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जब हर एक एलिमेंट्स डोमेन का जो भी अपनी इमेज रखता होगा वही, जहां तक उसकी अप्रोच होगी, जहां तक उनकी पहुंच होगी, वही रेंज होती है। कहते हैं ना कि आपकी रेंज कितनी है, हमारे टावर की रेंज कितनी होती है, जहां तक उसकी पहुंच है, जहां तक वो आपको क्या दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है वाईफाई के, इंटरनेट के, ब्रॉडबैंड के, तो वो उसकी रेंज हो गई। तो वही रेंज है कि जहां तक हमारे डोमेन के एलिमेंट्स की अप्रोच हो रही है, पहुंच हो रही है, वही हमारे पास रेंज है। अब इसके हर एक एलिमेंट की रेंज है हमारे पास, हर एक एलिमेंट सेट बी में, तो ये रेंज क्या हो जाएगी, एम एन एन ओ रेंज। तो हम ये बोल सकते हैं डो। तो अब आप बेटा एक रिलेशन को नोट करके ध्यान से रखना, वो हम आगे के एग्जांपल्स में आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन यहाँ नोट कर लो कि जो रेंज होती है वो आपके पास सबसेट भी हो सकता है और प्रॉपर सेट भी हो सकता है, किसका, कोडोमेन का। मीन्स कि रेंज में जो आते हैं वो लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स आते हैं, किसके आते हैं बेटा, वो आते हैं हमारे पास कोडोमेन से। कोडोमेन क्या होती है, बड़ी होती है। कहने का मतलब जो रेंज के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे वो किसको ग्रैप करते हुए आएंगे, जो रेंज के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि सारे के सारे ये आपके पास रेंज है बेटा, ये रेंज है। और ये जो होती है ये आपके पास होती है कोडोमेन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं इसको। ये वाला स्टेप आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कैसे। मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए 5, 10, 15, और यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लिए ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब मान लीजिए 5 की इमेज बी के साथ बनती है, 10 की इमेज ए के साथ बनती है और 15 की इमेज डी के साथ बनती है। तो और ये आपके पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया था, फ्रॉम सेट ए टू बी, एक आपके पास फंक्शन डिफाइन है, यानी कि एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम, फ्रॉम के लिए हम सच दैट लगाते हैं, फ्रॉम ए टू, टू के लिए हम एरो लगाते हैं, और ये टू बी। अब ये देखो आपके पास डोमेन के अंदर बेटा जो जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से दिखाई देंगे, वो कौन से होंगे, 5, 10 और 15, ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से जब आपके पास रेंज की बात करोगे, अब रेंज देखो डोमेन्स के एलिमेंट्स की अप्रोच कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचे वो सिर्फ ए तक पहुंचे। ये देखो 5 की रेंज कहाँ तक है, बी तक है, बी की अप्रोच होगी। 10 की रेंज कहाँ तक पहुंची, ए तक पहुंची, यानी कि ए को इंक्लूड कर लेगा। और 15 की रेंज कहाँ तक जा रही है, डी तक जा रही है, तो ये डी को अप्रोच करेगा। तो हम इस रेंज के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो कौन होंगी, जो इनकी इमेजेस बनते आ रही हैं, जो इनकी इमेजेस बन रही है, जैसे कि बेटा बी, ए और डी। अब बात करेंगे कोडोमेन क्या होता है। मैंने पूरा बोला था कि जो पूरा का पूरा सेट होता है ये आपके पास होता है बेटा कोडोमेन, और जो ये वाला सेट होता है ये होता है आपके पास पूरा का पूरा डोमेन। तो अब देखो, अब कोडोमेन में क्या हो जाएगा, कोडोमेन में होता है पूरा का पूरा सेट बी ही आता है बेटा उसके अंदर। इसमें आप सारी एंट्रीज लिखोगे ए, बी, सी, डी एंड ई। कोडोमेन के अंदर पूरी की पूरी एंट्रीज आती है। रेंज के अंदर सिर्फ वो आती हैं जो कहीं ना कहीं डोमेन की इमेजेस बन रही है। डोमेन रेंज के अंदर वो एंट्रीज आएंगी, वो एलिमेंट्स आएंगे जो कहीं ना कहीं डोमेन के एलिमेंट्स की क्या बन रही है, इमेजेस बन रही हैं। और यहाँ से देखना, तभी बोला कि जो रेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं कोडोमेन का सबसेट ही तो है, क्योंकि देखो रेंज में बी भी है, हाँ जी है, ए भी है, जी है, और डी है, ये भी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं जो रेंज है वो सबसेट है, तभी लिखा जो रेंज है वो कहीं ना कहीं सबसेट होता है आपका किसका, कोडोमेन का। और कई बार ऐसी एंट्रीज आती है जो हमने ऊपर के एग्जांपल्स में किया था कि उसने पूरा का पूरा सेट को ही कवर कर लिया था बी के, तो हमने यहाँ क्या कहा था, जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा रेंज सेट हो गया। तो उसके लिए हमने इक्वालिटी के लिए लाइन लगाई है कि जो रेंज होती है वो पूरा का पूरा सेट भी हो सकता है कोडोमेन के इक्वल, और जो रेंज है वो सबसेट भी हो सकता है किसका, कोडोमेन का। बड़ी कौन रहेगी, कोडोमेन, क्यों, वो क्या होता है, सेट बी होता है। मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है, लेकिन आसान है बेटा, इजी भी है। एक बार अच्छे से समझो, बार बार वीडियोस को देखो, पॉज करके देखो, स्लो मोशन में देखो, डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर करो। लेकिन अच्छे से समझना, अगर एक बार आपने इस कंसेप्ट को छोड़ दिया तो आपके इन फ्यूचर आपको ये दिक्कत दे सकता है। अगर एक बार आपने ये छोड़ दिया तो फिर ये कभी बहुत रेयर मुश्किल में होता है, फिर तो आप कहते हैं ना कि 30, 40, 60 रेशियोज में ही रह जाएंगे। तो देखो, अब वन वन का नाम अभी हमने वन वन पढ़ा है, इसको एक नाम से और बोला जाता है, इसे बोला जाता है बेटा इंजेक्टिव। कहीं कहीं पेपर में या कहीं आपको लिखा दिख सकता है वन वन के प्लेस पे इंजेक्टिव।
इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मैनी वन का केस। मैनी वन में आपको बता चुकी हूँ जिसमें क्या होता है, मैनी वन में क्या होता है जिसमें एक एलिमेंट की अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी मैनी वन फंक्शन if a function f from a to b is said to be many one function if more than one element has in set a more than a have same image in set b के अंदर। क्या बोला उसने एग्जाम्पल से देखो, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेट ए लिखा है, यहाँ पे आपके पास सेट बी है, ये आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया है, यहाँ पे एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट है आपके पास ए बी सी डी और यहाँ पे 4 भी लिख लो। 1 की इमेज ए के साथ, 2 की इमेज सी के साथ, 3 की इमेज ई के साथ और 4 की इमेज भी बी के साथ। ठीक है, आपने एंट्रीज लिखी 1 2 3 4, बी में लिखा ए बी सी डी। ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि फंक्शन आपका डिफाइंड है बेटा फ्रॉम ए टू बी। आपके पास अब देखो डोमेन में एंट्रीज जो आ जाएंगी वो है 1 2 3 4 और जो आपके पास को डोमेन के अंदर एंट्रीज आएंगी वो है बेटा देखो ए बी सी एंड डी। और बेटा देखो रेंज के अंदर जो आएंगी, यहाँ की एंट्रीज की जो जो रेंज बन रही है वो ए के साथ बन रही है, बी से बन रही है और सी से बन रही है। तो रेंज में जाएगी सिर्फ ए बी सी, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट्स की जो रेंज है, जो अप्रोच है वो सिर्फ सी तक के हैं। तो ए बी और सी कोडोमेन बड़ी होती है रेंज से। अब ये देखो बात कहेंगे मैनी वन वाली बात बताओ मैम, आप जो समझा रहे थे अपनी, अब अपनी डेफिनेशन देखना, किसी फंक्शन एफ को फ्रॉम ए टू बी उसको हम मैनी वन कब कहेंगे, जब मोर देन वन एलिमेंट इन सेट ए के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स। अब यहाँ से देखना बेटा 3 की जो इमेज है, 3 की जो इमेज है वो आपके पास कहाँ पे जा रही है, बी के पास जा रही है, ये बी रहा। इसी तरह से जब वो 4 की इमेज देखोगे, अब 4 की इमेज भी किसके पास जा रही है बेटा, बी के पास जा रही है। कहने का मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं जो 3 और 4 के नाम से हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स एक टाइम पे एक ही पेपर दे रहे हैं, यानी कि बी नाम का, यानी कि दो स्टूडेंट एक टाइम पे सेम पेपर दे सकते हैं। तो आप ये क्या कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैनी वन का केस, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम इमेज बन रही है किसमें, सेट बी के अंदर। तो आपके पास ये किसका होता है, मैनी वन का। एक बात और होती है बेटा, वन वन फंक्शन होने के लिए आपके पास एक कंडीशन होती है कि जो डोमेन में जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सबकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, इट्स कंपलसरी। इमेज यानी कि डोमेन में जितनी भी एंट्रीज होती है, जैसे अब इसमें 4 एंट्रीज है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो सबकी इमेज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो 1 2 3 लिखा आपने यहाँ पे ए बी सी लिखा और डी लिखा और यहाँ पे इसकी इमेज है, लेकिन 3 की कोई इमेज ही नहीं है, यानी कि ये खाली पड़ा हुआ, इसकी कोई मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ऐसा कोई एलिमेंट हो जाता है तो उसे आप फंक्शन नहीं बोलोगे, वो वन वन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो एक्चुअली में फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे हो गया हमारे पास वन वन का केस भी हो जाता है और मैनी वन का केस भी हो जाता है। इसकी एक स्टेटमेंट और होती है बेटा, उसको भी कर सकते हो। एक डेफिनेशन और होती है वन वन के लिए। देखो बेटा, वन वन की एक डेफिनेशन होती है जो आपकी बुक में दी गई है, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इमेज नहीं बनती, ये काफी इमेज से इजी रहते हैं और यहाँ इस वाले मेथड से भी इजी रहते हैं। अब देखो क्या कह सकते हैं, वन वन में क्या होता है कि अगर इमेजेस इक्वल है, किन्हीं दो एलिमेंट्स की एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है, देन वो क्या कहता है कि x1 और x2 भी इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल। जो x1 और x2 बिलोंग करते हैं बेटा, वो आपके पास कहाँ से आते हैं, डोमेन की एंट्री से आते हैं। उसने क्या कहा, अगर इमेजेस इक्वल हैं देन एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इमेजेस कहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ होती है। एक्चुअली में जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये आपके पास कहीं ना कहीं इमेज होती है और ये पीछे से आ रही है, यानी कि कहते हैं ना कि फोटोग्राफर के पीछे जो होता है, इन्हें जो बोला जाता है, ये बोली जाती है प्री इमेज, यानी कि इमेज बनने से पहले वाली एंट्रीज प्री इमेज, और इमेज बनने के बाद वाली एलिमेंट्स जो होंगे उन्हें इमेजेस बोला जाए। यानी कि इनकी जो प्रॉपर फंक्शंस बन गई है तो वो इमेजेस हैं, और उनके बनने से पहले जब इंप्लीमेंट होना शुरू होता है तो वो प्री इमेजेस होती है। तो उसने क्या कहा, अगर इमेजेस यानी कि यहाँ की एंट्रीज, कोई दो एंट्रीज इक्वल होती हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं कि कहीं ना कहीं वो बैक में इमेजेस उनकी क्या होगी, प्री इमेजेस, यानी कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जहां से x1 और x2 कहाँ से आते होंगे बेटा, डोमेन से। जब भी ये f फंक्शन लग जाता है ना, तो ये आपके पास रेंज कोडोमेन में एंट्रीज चली
जाती है, यानी कि इनके ऊपर फंक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है, ये ध्यान होता है। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो हो गया फंक्शंस इक्वल। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कोई दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, अगर x1 और x2 एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, देन क्या होगा, अगर ये दो एंट्रीज इक्वल नहीं है तो उनकी जो मैपिंग होगी, उनका जो फंक्शन होगा बेटा वो भी इक्वल नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये हमारे पास किसकी कंडीशन होती है, ये भी हमारे पास दोनों वन वन की होती है। यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो और यहाँ से भी प्रूव कर दो, यानी कि एलिमेंट्स को अलग अलग लेके चलो और मैपिंग को अलग अलग दिखा दो। यहाँ पे मैपिंग को एक जैसा लेके चलो और उनको एलिमेंट्स को भी इक्वल दिखा दो, तो हमारे पास क्या होता है, ये वन वन का केस होता है। दोनों ही कंडीशन वन वन की डेफिनेशन करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो बेटा ऑन टू का केस होता है। ऑन टू को ध्यान से समझना, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, लेकिन डाउट को लेकर नहीं चलना, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देन उसको एग्जांपल से समझेंगे। देखो क्या कहा है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू, और इस ऑन टू को क्या बोला जाता है, सरजेक्टिव। वन वन को इंजेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं बेटा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी is the image of some element of in set A under F। F यानी कि जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं अंडर F, दैट इज, अब इसको मैथमेटिकली देखो कैसे कहा है उसने, दैट इज कि फॉर एवरी, पहले किसकी बात की गई है उसने, सेट बी के लिए है। मान लो फॉर एवरी बी मान लेते हैं, कोई एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है, कहाँ से, बी सेट से आ रहा है, क्योंकि उसने पहले ऑन टू के केस में बेटा उल्टा चलते हैं हम, ऑन टू के केस में हम यहाँ से चलते हैं, यानी कि रेंज कोडोमेन से चलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ बी, तो हमने क्या लिखा, मान लीजिए कोई फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट कोई बी है जो सेट बी से आ रहा है, तो आपके पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट करता होगा, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का सिंबल होता है, ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिख दो, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, जिसे आप अल्फा का सिंबल लिखते हो, बीटा का सिंबल लिखते हो। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, अब इस बी एलिमेंट के लिए आपके पास डोमेन के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, देखा लिखा हुआ ना, हर एक एलिमेंट जो बी से आता होगा उसके लिए कोई ना कोई इमेज होगी, यानी कहते हैं ना कि अगर लाइफ में आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ मोटिव, कुछ ना कुछ लक्ष्य, कोई ना कोई पर्सन आपके साथ रिलेट जरूर करता है, जो आपके लिए स्पेशल पर्टिकुलर बनाया गया है इन द शॉर्ट फॉर्म इन योर सोलमेट। तो इसने क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी के लिए एक ना एक इमेज एग्जिस्ट करती होगी किसी एलिमेंट, कहाँ पर, सेट ए के अंदर। तो यही लिखा हुआ है, फॉर एवरी बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, कि अगर मैं, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास इमेजेस की फॉर्म में आते हैं, कि अगर मैं इसके ऊपर, यहाँ इस मैपिंग किस पे लगती है, पहले वाले एलिमेंट्स पे, कि अगर मैं ए पे मैपिंग लगाऊं, तो मैं फंक्शन लगाऊं, तो बेटा वो मुझे क्या देगा, वो मुझे बी देगा। ठीक है, क्या कहा उसने, आई होप सो आप स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। वो यहाँ पे ऑन टू के केस में बेटा उल्टा चलता है, देखो यहाँ से समझते हैं इसे, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, ये आपके पास फंक्शन लगा हुआ है। मान लीजिए आपके पास यहाँ है 2 3 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपके पास ABC। ठीक है, अब हमारे पास ए की मैपिंग हम 2 से लगाते हैं, बी बी का हमारे पास जो इमेज प्री इमेज बन रही है वो 3 है, और जो सी बना रहा है वो क्या है, 4। मैंने बताया था कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके पास प्री इमेज होती है, यानी कि फंक्शन लगने से पहले जो होते हैं, और जब होने के बाद हमारे पास ये इम्प्लीमेंट होते हैं, इन्हें इमेजेस बोला जाता है, ये आपके पास इमेज होती है। अब ऑन टू के केस में हमने क्या कहा है, ऑन टू के केस में बेटा हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स फॉर्म में चलते हैं। ऑन टू के केस में हम, मैं आपको इजी करने के लिए इस तरह के वर्ड्स को यूज करिए, इस तरह की लैंग्वेज को यूज करिए, ताकि वो चीज आपको आसान लगे। क्या कहा है उसने, ऑन टू के केस में हम बेटा रिवर्स चलते हैं, यानी कि हम सेट बी से ए की तरफ आते हैं। हमने यहाँ के एलिमेंट्स को देखना होता है कि यहाँ पे उनकी इमेज क्या होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब उसने ये देखो ए एलिमेंट है, अब ये ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, जी कर रहा है, ठीक है। अब इस बी के लिए, अब इस बी के लिए आपके पास इस ए के अंदर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, जो किसको ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, ये 2 को कर रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे इस बी के लिए आपके पास 2 नाम का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि सेट ए में है। यही ऊपर बोला, इस तरह से होता है। अब मैपिंग जो होती है ना वो बेटा ए वाले एलिमेंट पे ही लगती है, जो डोमेन के होते हैं। इस तरह से है कि जब मैं इस फंक्शन पे मैपिंग लगाऊंगी, जब मैं एफ ऑफ 2 लगाऊंगी, तो मेरे पास वो ए ही निकल कर आएगा। ये कहने का मतलब है इसका। अब इसको ध्यान से देखो, उसमें समझाया क्या है, किसी फंक्शन को कोई एक
उसको ऑन टू तब बोला जाएगा जब बी के हर एक एलिमेंट के लिए, जब बी के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज यहाँ एग्जिस्ट करती होगी, किसमें, सेट ए के अंदर, अंडर एफ, यानी कि एफ जो भी हम अपना फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स में क्या बोला है, किसी बी के लिए यानी कि यहाँ के किसी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता होगा कोई ना कोई एक एलिमेंट सेट ए में। इस तरह के मैपिंग मैंने बोला है, जो मैपिंग होती है यानी कि जो फंक्शन होता है वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर लगता है, यानी कि यहाँ से लगता हुआ यहाँ जाता है। कि जब मैं उस जो यहाँ वाला एलिमेंट है इसके ऊपर जब मैं मैपिंग लगाऊंगी तो वो कौन आएगा, बी निकल कर आएगा। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि बेटा यहाँ के जो आपके पास जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके पास कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव, all elements in set B must have pre-image in set A। कहने का मतलब है यहाँ के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाई होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो आपने यहाँ पे 2 और 3 लिखा, यहाँ पे आप लिख रहे हो MNP, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करवा दी, इसकी भी करवा दी, लेकिन ये जो P है ये खाली है, इसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आप ये ऑन टू का जो केस होगा, आपके पास ऑन टू जो फंक्शन हो जाएगा ये फेल हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखो अब आपको पता है ये आपके पास प्री इमेज होती है। ये वर्ड्स बेटा आपको इसीलिए बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए, ऐड हो जाए, अच्छी तरह से फिक्स हो जाए कि इसको क्या बोला जाता है। ये आपके पास इमेजेस होती है। ऑन टू के केस में बेटा हमने उल्टा चलना होता है, यानी कि यहाँ का एलिमेंट उठाते हैं, उसकी इमेज यहाँ एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट होती है तो वो ऑन, अगर एग्जिस्ट होती है तो वो ऑन टू का केस बन जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं होती तो ऑन टू नहीं बनेगा। साथ में एक कंडीशन और होती है कि जो हमारे पास सेट बी वाला होता है, यानी कि जो कोडोमेन होता है, जो रेंज होती है, उसके हर एक एलिमेंट की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर कोई खाली बच गया यानी कि किसी की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो ऑन टू का केस फेल कर जाएगा। अब इसी के साथ देखो इसको अब एक चीज से और लिख सकते हैं। अगर आपने, ये हो गया बेटा आपका ऑन टू का केस, मैनी वन का हो चुका है, वन वन हो चुका है, ऑन टू हो चुका है। एक होता है हमारे पास बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बेटा वो फंक्शंस होते हैं, ये वो फंक्शंस होते हैं फ्रॉम ए टू बी, जो क्या होते हैं, इज सेट टू बी बाइजेक्टिव इफ फंक्शन इज, जब ये वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो। जब हमारे पास फंक्शन वन वन भी होता है ऑन टू भी होता है। वन वन को हमने क्या बोला था, इंजेक्टिव, ऑन टू को हमने बोला था बेटा सब्जेक्टिव। अब बाई का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि जेक्टिव, यानी कि समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। कोई एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू यानी कि दोनों हो, दोनों यानी कि ये वाला भी हो और ये वाला भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में उसने बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए बोल दिया तो आपको वहां पे वन वन का केस भी प्रूव करके दिखाना होगा, वहां पे ऑन टू का केस भी प्रूव करने दिखाना होगा। जहां ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती होंगी तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं तो 50-60% समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं किसी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखो, अच्छे से समझो। और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अपने डाउट्स को अच्छे से पढ़ो बेटा, समझो, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। बिकॉज आप लोगों की एक लाइक, आप लोगों का शेयर, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमें बूस्ट देता है, हमारा कॉन्फिडेंस इसी से बूस्ट होता है। हम कल के सेशन में बेटा हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक सीखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो विद एडी क्लासेस फॉर मैथ, बिकॉज इज जस्ट फॉर यू। हमारा मोटिव यही है कि सिंपल और आसान भाषा में आपके कंसेप्ट को समझाया जाए, उन्हें इजी बनाया जाए, मैथ को एज एन अ कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट ना बनाकर आप लोगों के लिए वो बहुत सिंपल और इजी वे में अ कप ऑफ टी बनाया जाए। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में विद एक्सरसाइज 1.2। अपने कॉपी पेन को अच्छे से लेकर बैठना, मैथ की बुक सामने होनी चाहिए और इन कंसेप्ट को रिवाइज करके आना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।